हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मेरा आज का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पे है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ऑल द पॉपुलेशन, स्पीसीज एंड कम्युनिटी इन ए डेफिनिट एरिया कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो किसी भी प्लेस में एनिमल, प्लांट और पर्टिकुलर कम्युनिटी की रिचनेस उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और ये बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ आवर सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। सपोज़ किसी एरिया की प्लांट बायोडाइवर्सिटी, एनिमल की या माइक्रोब्स की बायोडाइवर्सिटी अगर रिच होगी तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। मेडिसिनल प्लांट की संख्या बढ़े, एनिमल की संख्या बढ़े तो हम एनिमल प्रोडक्ट को एनिमल प्रोडक्ट से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में माइक्रोब्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो हम उस पर्टिकुलर उसकी पर्टिकुलर एरिया की फील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक लाइफ को, हमारी कल्चरल लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं, बहुत नेसेसरी होती हैं हमारी इकोनॉमिक लाइफ के लिए। नाउ द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल हैं। तो पहला लेवल है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें हम बायोमास, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। बायोमास का, पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट्स का, उस एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन का। तो बायोमास का मीन्स है लार्जेस्ट या लार्ज नेचुरली ऑकरिंग फ्लोरा एंड फना इन ए पर्टिकुलर एरिया। और हम उस पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट्स, कितने स्पीसीज़ वहाँ पे किस हैबिटेट में रह रही हैं, इसका स्टडी हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पहला पॉइंट है अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, मीन्स स्पीसीज लेवल। कंप्लीट टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, हम किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में अगर स्टडी करेंगे सेकंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, तो हमें उसके कंप्लीट टैक्सोनॉमिक हियरार्ची के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फ्रॉम ब्रॉडर टू स्पेसिफिक रीजन तक। मीन्स कि वो किस डोमेन में है, एंड देन किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, तब जाकर के हम उस एनिमल की ऑर्गेनिज्म लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। द सेकेंड इज जेनेटिक लेवल। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एनिमल की जेनेटिक लेवल पर स्टडी करनी है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, तो हम उसके जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ecosystem diversity. This is the diversity due to the diversity of Nikke, trophic level and ecological process of nutrient cycle, food web, food chain, इन सब के वजह से इन सब की वजह से जो डाइवर्सिटी मेंटेन होती है एनिमल्स की चाहे प्लांट की, उस पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। निके इज़ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीसीज विथ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। सपोज ये कोई एरिया है, कोई किसी भी एनिमल का ये निके है, तो इस निके में जो भी बायोटिक फैक्टर होंगे, एबायोटिक फैक्टर होंगे, वो उसका इस स्पीसीज़ के साथ इंटर रिलेशनशिप को हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का निके बोलते हैं। तो हम निके की स्टडी करेंगे, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत आएगी। ट्रॉपिक लेवल की, कि वो किस फूड चेन के किस ट्रॉपिक लेवल पर है, वो कंज्यूमर है, वो प्राइमरी वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या टॉप लेवल का है, और उस पर्टिकुलर एरिया की न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी है, फूड चेन कैसी है, फूड वेब कैसा है। डाइवर्सिटी इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद इन ए इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में हम उस डाइवर्सिटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की डिटेल स्टडी करें, इसको हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं।
The now second is species diversity. So the total number of different species in a given area are known as species diversity और species richness. किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डिफरेंट स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी हैं उन टोटल स्पीसीज़ को हम उस पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज़ रिचनेस या स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं. विटेकर ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बायोडाइवर्सिटी. सो फर्स्ट इज अल्फ़ा. तो अल्फ़ा डील्स विद द लोकल, सिंगल एंड बेसिक है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लोकल बेसिक कम्युनिटी विद इन ए हैबिटेट कॉल्ड अल्फ़ा डाइवर्सिटी. द नंबर ऑफ टैक्सा इन ए लोकल एरिया, एक लोकल एरिया में जितने भी टैक्सा होंगे उसको हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखेंगे. सो द सेकेंड इज बीटा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट इंटर कम्युनिटी बिटवीन 2 हैबिटेट और इंटर कम्युनिटी बिटवीन 2 कम्युनिटी. टोटल स्पीसीज फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर. दो अलग अलग हैबिटेट के जो है की टोटल स्पीसीज को हम बीटा डाइवर्सिटी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं. सो द थर्ड इज गामा डाइवर्सिटी. इट डील्स द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल इंटायर लैंडस्केप एंड डाइवर्सिटी बिटवीन ऑल द हैबिटेट. ओवरऑल डाइवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम फॉर एक पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम होगा हमारा फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम पर्टिकुलर रीजन की सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम गामा डाइवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं. आइए हम इसको एक फिगर से समझते हैं. दिस इज़ द ब्रॉड एरिया. तो इस जो है इस एरिया के पर्टिकुलर लोकल जो कम्युनिटी होगी उसकी डाइवर्सिटी को हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहेंगे. डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटी, अगर हम कुछ दूरी पर 2 हैबिटेट की डाइवर्सिटी के टोटल नंबर को हम ऐड करें तो हम उसको बीटा डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखते हैं. और एक ब्रॉड एरिया में एक लार्ज रीजन की अगर हम टोटल डाइवर्सिटी को काउंट करें तो हम उसको गामा डाइवर्सिटी से शो करते हैं. सो द थर्ड इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट इज़ द वेरिएशन इन अ जीन. सिंपली जेनेटिक डाइवर्सिटी का मीन्स वेरिएशन इन जीन, वेरिएशन इन एंटायर जीनोम. जीनोम का मतलब टोटल हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एलील्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विद इन ए स्पीसीज़. एक स्पीसीज़ के बीच में जो भी हमारा जो है जेनेटिक वेरिएशन होगा उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखेंगे. द अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़ द बेसिस ऑफ स्पेसिएशन. तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जेनेटिक वेरिएशन उसको नई स्पीसीज़ को बनने में बढ़ावा देता है. मतलब स्पेसिएशन तभी होगा जब जेनेटिक वेरिएशन होगा प्रीवियस स्पीसीज़ में. सपोज़ अगर हम आजकल का बहुत ही फेमस टॉपिक ले लें दैट इज़ कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस की का जो हम उसको सबसे पहले जब भी हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस. ये कोई नया वायरस नहीं है, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वायरस में ही म्यूटेशन होकर के ये नया वायरस के फॉर्म में हमारे सामने नोवल वायरस के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ है. इस समय उसका जेनेटिक मेकअप पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है और वो बार बार अपने जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन लाता है और उसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हम उसको नया नाम और उसको हम नई स्पीसीज़ में कंसीडर करते हैं. ऐसा ही बड़े एनिमल्स के साथ भी है, सभी एनिमल्स के साथ है. जेनेटिक वेरिएशन बेसिस है स्पेसिएशन का, नई स्पीसीज़ बनने का बेसिस है. एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ द की पॉइंट इन एडॉप्टेशन. हम जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी जेनेटिक्स में अगर डाइवर्सिटी होगी, हमारे जेनेटिक्स में चेंजेस होंगे, हम तभी किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए अडॉप्ट हो सकते हैं. एंड इट डेवलप द गुड एनिमल ब्रीड and crop varieties which is beneficial to humanity. अच्छे एनिमल का ब्रीड का डेवलपमेंट और क्रॉप की वैरायटी का डेवलपमेंट जेनेटिक कंपोजिशन से ह्यूमनिटी के लिए बेनिफिशियल होता है. जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज़ द आउटकम ऑफ दीज 3 फैक्टर्स दैट इज़ एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर एंड इंट्रेंसिक फैक्टर. एक पर्टिकुलर
एरिया में स्पीसीज़ के में ये तीनों फैक्टर के ही आधार पर हम कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन हुआ है कि नहीं, और जो है आपका एनिमल नई स्पेसिएशन की तरफ जा रहा है या एडॉप्टेशन की तरफ जा रहा है। यही तीन फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ एबायोटिक, दैट इज़ क्लाइमेट में चेंजेस, एंड एडाफिक फैक्टर, हमारे क्लाइमेट में कोई चेंजेस हो या मिट्टी से रिलेटेड कोई चेंजेस हो। बायोटिक फैक्टर, उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर निके में कंपटीशन लेवल कैसा है। अगर कंपटीशन लेवल मोर होगा तो वहाँ पे स्पीसीज़ अपने आप को अडॉप्ट करेंगी, जो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगी वो आपका एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सिम्बायोसिस लेवल कैसा है, उस म्यूटलिज्म में रहता है कि किस तरीके से रहता है उनके साथ, ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं। सो द थर्ड इज़ इंट्रेंसिक फैक्टर, पॉपुलेशन साइज़ कैसा है उसका, मेटिंग सिस्टम कैसा है, मेटिंग के लिए फ़ीमेल अवेलेबल हैं कि नहीं है, या उसका साइज़ मेटिंग जो आपका एनिमल का पॉपुलेशन साइज़ कैसा है, बहुत कम है, बहुत कम स्पीसीज़ बची हैं तो आपका वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं इंट्रेंसिक फैक्टर पर। म्यूटेशन, अगेन म्यूटेशन डिपेंड करता है उसके जेनेटिक वेरिएशन में चेंजेस लाने के लिए। एंड माइग्रेशन, सपोज़ कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ उस निके को छोड़ के चली जा रही है तो उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, कि अर्थ में हम कहाँ कहाँ पे किस एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। सो डाइवर्सिटी ग्रेजुअली डिक्रीज एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल ऑन बोथ जो है हेमिस्फेयर। सपोज़ ये हमारी अर्थ है और हम इस बीच में इक्वेटर मानते हैं, और इक्वेटर से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं पोल में, या हम नीचे की तरफ पोल पे बढ़ें, बोथ दोनों पोल पर जाने, दोनों पोल पर इक्वेटर से आगे जाने पर हमारी जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होगी। इसीलिए कहते हैं कि पोल्स पर डाइवर्सिटी बहुत कम है, दोनों जगह एंडिंग पर। डाइवर्सिटी पर यूनिट एरिया इज़ इन जो है टेरेस्ट्रियल बायोमास इज़ नॉर्मली ग्रेटर देन द मैरीन इकोसिस्टम। सपोज़ ये कोई पर यूनिट एरिया है आपका टेरेस्ट्रियल का, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड डाइवर्सिटी, और ये आपका ओशियन डाइवर्सिटी है समुद्र की, तो पर्टिकुलर एरिया में टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी मोर होगी इन कंपैरिजन ऑफ ओशियन डाइवर्सिटी से। ओशियन में वहाँ पे उतनी ही पर्टिकुलर एरिया में कम स्पीसीज़ पाई जाएंगी, जबकि हमारे ज़मीनी टेरेस्ट्रियल स्तर पर ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे मौजूद होगी। बिल्कुल ये फैक्ट है, आप थोड़ा सा इसको विचार करके सोचिए, और इसके बारे में मोर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिए। डाइवर्सिटी नॉर्मली इंक्रीज डाउन, डाइवर्सिटी हमारी डाउन होगी जब हम माउंटेन स्लोप पे, सपोज़ इस तरीके से माउंटेन स्लोप पे टॉप से नीचे की तरफ आएंगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होगी। डाइवर्सिटी पर यूनिट एरिया इन कॉन्टिनेंट इज़ हायर देन द आइलैंड। सपोज़ ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये कोई आइलैंड है, आइलैंड का मतलब जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, ऐसे कॉन्टिनेंट को या ऐसी प्लेस को, ऐसे धरती को, ऐसे लैंड को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड में जो है आपका डाइवर्सिटी कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ किसी कॉन्टिनेंट से, ठीक है। डाइवर्सिटी इन हायर वार्म मैजिक एरिया, मैजिक एरिया का मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, वार्म मॉइस्चर एरिया में हायर डाइवर्सिटी होगी इन कंपैरिजन ऑफ जियार्चिक एरिया में, मीन्स रेगिस्तानी एरिया में, या कोल्ड हाइड्रिक एरिया में से आपकी वार्म मैजिक या वार्म मॉइस्चर एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इन ओशियन, अगर हम समुद्र की बात करें तो बेंथिक कम्युनिटी डीपर रीजन हैव हायर, बहुत ज़्यादा होगी ओवरऑल डाइवर्सिटी अगर हम कंपेयर करें शैलो रीजन से। मीन्स डीपर रीजन बेंथिक, नीचे जाकर के समुद्र में मोर डाइवर्सिटी होगी इन कंपैरिजन ऑफ शैलो, जहाँ पे थोड़ा कम पानी हो, छिछला हो, प्लेस हो, वहाँ पे, वहाँ की तुलना अगर हम करें तो डीपर एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। सो दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल और प्लांट में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे फाइलम के हिसाब से मैंने इसको घटते हुए क्रम में डाइवर्सिटी को अरेंज किया है। तो सबसे पहला है फर्स्ट नंबर, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्थोपोडा, देन मोलस्का,
देन प्रोटोजोआ, देन पीसीस, एप्स, रेप्टाइल, मैमल, एम्फीबिया एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिब्रेट क्लास है और इसके इधर इनवर्टिब्रेट क्लास है। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, हम AMP मोस्ट तीनों सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले, सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, तो AMP ऑर्थोपोडा मोलस्का प्रोटोजोआ एंड प्रैम पीसीस, फिशेस, एप्स, रेप्टाइल, मैमल, एम्फीबिया एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछता है कि क्रम से बताइए दूसरी सबसे लार्जेस्ट डाइवर्सिटी कौन सी है, कभी पूछ लिया तीसरी सबसे लार्जेस्ट डाइवर्सिटी कौन सी है किस फाइलम की, तो हम इस से हम इसको याद रख सकते हैं, कभी मिलान करने के लिए आ गया या मैच करने के लिए आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी इन प्लांट, तो एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो एंड जिम्नो। तो इसकी ट्रिक है AFA एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, BPG ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान लिया। उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में हमने जितने फैक्टर पढ़े, वो चाहे नीचे हो, चाहे हमारा टॉपिक लेवल, फूड, वेब, ये सब हम अलग अलग जो है वीडियोस में उसकी स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोटेक्शन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मेंटेन करके रखना, किसी भी स्पीसीज़ को साइंटिफिकली तरीके से मैनेज करना, उसका ऑप्टिमम लेवल बनाए रखना, मॉडरेट लेवल बनाए रखना, ये कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज़ या कंजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी, जिससे हमें बेनिफिट होता है। जो है प्रेजेंट में तो बेनिफिट होता ही है, वो सब चीज़ें हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट देती हैं। सो मोड ऑफ कंजर्वेशन, कैसे हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, इट इज़ 2 टाइप, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। दिस इज़ द कंजर्वेशन दैट इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एट द नेचुरल हैबिटेट। हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उस स्पीसीज़ को कंजर्व करें, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें, हम उस पर्टिकुलर एरिया को ही बाउंड कर दें कि भाई कोई भी ह्यूमन इस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री ना करे। तो इस तरीके से हम नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करके उस पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द एक्स सीटू मीन्स दिस कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज अंडर जो है आपका होली मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन। इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ द आर्टिफिशियल कंडीशन। हम लैब में कंजर्व करें, हम अपने अंडर में उसको पार्शियली हमारा उस पर कंट्रोल हो या टोटली कंट्रोल हो, हम कंट्रोल करके अगर किसी स्पीसीज़ को रखेंगे, किसी एरिया की जो है स्पीसीज़ को मेंटेन करके रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, तो इसको हम लोग एक्स सीटू के अंतर्गत रखते हैं। सो ये एक चार्ट है जिसके हिसाब से हमको पूरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ना है। तो इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू ऑन साइट पे जाके या ऑफ साइट, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और लैब इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर, आउटसाइड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, हम किसी पर्टिकुलर एरिया को ही उसका हैबिटेट में कन्वर्ट कर दें तो भी वो आर्टिफिशियल मीडियम ही हुआ उनके लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे इन सीटू में। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, ये सब हमारा इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। हम किसी पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दें, वहाँ की सारी पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ होंगी, डाइवर्सिटी होंगी, वो कंजर्व हो जाएगी। हम नेशनल पार्क बना दें, सेंचुरीज़ बना दें, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होता है। अगर पर्टिकुलर एरिया में जाकर किसी ह्यूमन ने कोई डिस्टर्बेंस कॉज किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है स्केयर्ड फॉरेस्ट एंड लेक्स पॉन्ड। हम लोगों को धर्म से, वैसे भी भारत में लोगों को धर्म से ही डराया जाता है, हम लोगों को जो है भगवान का नाम लेकर के या धर्म के नाम पर डरा दें, ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया में अगर आप इस पेड़ को काटेंगे तो ये हो जाएगा, या पर्टिकुलर फॉरेस्ट में या लेक में हम उसका पानी में या डिस्टर्ब करेंगे, चोरी करेंगे, तो इस तरह की जो है
चीज़ों को हम स्केयर्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं या स्केयर्ड के अंतर्गत रखते हैं, लोगों को डरा करके। तो यहाँ पे हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसी तरीके से, सोचिए उनके अंदर कितना ज़्यादा साइंस डेवलप था कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, कि वो लोग पर्टिकुलर प्लांट के खिलाफ के लिए वो लोग हमें डरा देते थे। ठीक है, तो नो लीगल एक्शन टेकन। अगर ऐसे में भी हम किसी ने जो है सपोज़ फिर भी बियॉन्ड द वे जा कर के उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तो इस प्लांट को काट के ही रहूँगा, तो हम यहाँ पे उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो पुष्कर का लेक, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बहुत सारे ऐसे तमाम झील झरने हैं जिससे हमारी पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। तो जूलॉजिकल पार्क का बनाना, ठीक है, हम पर्टिकुलर एरिया में जो है केज के अंदर हम एनिमल्स को, उनका इन्वायरमेंट हम उन्हें कितना भी वहाँ डेवलप कर दें, लेकिन हम उन्हें नेचुरल हैबिटेट नहीं दे सकते हैं। वो एनिमल अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते ही हैं। तो जूलॉजिकल पार्क का बनाना ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है और आर्टिफिशियल मीडियम है। बॉटनिकल गार्डन्स, सीड बैंक, सपोज़ हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए सीड बैंक बनाते हैं ताकि पर्टिकुलर जो प्लांट है वो एक्सटेंट ना हो जाए, वो विलुप्त ना हो जाए। इसीलिए हम लोग एनिमल को भी कंजर्व करके रखते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल हमारा जो है वो विलुप्त ना हो जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन करना, क्रायो मीन्स चिल्ड प्रिजर्वेशन, बियॉन्ड बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पर जा कर के -200 टू -300 तक में लिक्विड नाइट्रोजन में हम जो है अपने सीड्स के जो है सीड को कंजर्व करते हैं। हम बहुत सारे क्रोमोसोम को, जीन को, ये सब कंजर्व करके रखते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। सब डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। कैप्टिव ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर करते हैं हम, टिश्यू कल्चर करके फिर उस प्लांट को डेवलप करते हैं और पर्टिकुलर एरिया में उसका प्लांटेशन करते हैं। एक्वेरियम में जो है रखना, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। एंड होम गार्डनिंग। तो आने वाली वीडियो में हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पे कितना, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम सबका एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके प्लीज़ आप क्वेश्चंस को पूछते रहें। थैंक यू वेरी मच।